हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट मेंटर। दिस इज माय चैनल नेम। आज हम सेकंड चैप्टर के कुछ आगे की डेफिनेशन जानेंगे क्या है। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको क्लास 7 की सेकंड चैप्टर के कुछ डेफिनेशन बताए थे। मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये पार्ट 2 है उसका। इसमें मैं आज बताऊँगा आपको इन सब चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ होती क्या है। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो पहले की वीडियो है आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियो देखते रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को और बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवर फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। Receipts are further categorized into revenue receipt and capital receipts. रिसिप्ट बेसिकली वो होता है जो कि हम कोई भी गुड्स सेल करने पे हमें पैसा मिलता है, उसे हम रिसिप्ट्स कहते हैं, या आप कह सकते हैं हमें चेक मिलता है, उसे हम रिसिप्ट्स कहते हैं। तो रिसिप्ट्स को बेसिकली टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो होते हैं जिसको जो अगर एक साल के अंदर जो छोटी मोटी चीज़ है उसके ऊपर पैसा मिल गया, जैसे मैं बात करूँ रेंट, जैसे हमें रेंट मिल जाता है तो इन ईयर मिल जाता है ये, तो ये हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा? जैसे कि हमने कोई मशीनरी बेची, कोई प्लांट बेचा, उसको बेच के जो हमें पैसा आया वो होगा हमारे के लिए कैपिटल रिसिप्ट। उसके हम अगले टॉपिक समझते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? सो व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी incurred for acquiring assets, goods और services. एक्सपेंडिचर बेसिकली वो होता है जो हम खर्च करते हैं कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए, या फिर लायबिलिटी पे करनी है, हमारी जो लायबिलिटी होती है उसको पे करने के लिए, या फिर कोई भी एसेट्स को एक्वायर करने खरीदने के लिए जो पैसे हम खर्च करते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं सॉरी। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? जो कि हम कोई कैपिटल, जैसे कि मैं बात करूं प्लांट मशीनरी पे मैंने कुछ खर्चा किया है, जैसे कि मैं उसकी मेंटेनेंस में खर्चा कर रहा हूं, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि अगर मेरी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसमें मैंने उसमें एक्सपेंस किया है, उसमें मैंने पैसे खर्च किए हैं, तो मेरा कैपिटल नेचर का हो गया, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? जैसे कि मेरा कोचिंग है, मैं इसमें पेंट करवा रहा हूँ, तो हर साल पे मैं पेंट करवा रहा हूँ अपना, हर साल में पेंट करवाते रहता हूँ, तो ये हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो काम हर साल होता हो उसे कहते हैं रिवेन्यू, और जो कभी कभार हो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर होता है जिसे तो ना हम फील कर सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात बताना चाहूँगा कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं जो पैसा, उसे कहते हैं, जैसे वो हो गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि जो हमें बाहर से भी हेल्प करता है और हमारे कोचिंग को, या फिर मैं बोलूँ मेरे फॉर्म या फिर कोचिंग है तो उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है परचेज, सॉरी लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू, इट डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी। बेसिकली लॉस जो होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा एक्सपेंस जो है वो रिवेन्यू से ज़्यादा होता है, यानी हमारे आपको अगर आप सीधा देखिए तो हमारे खर्चे जो होते हैं वो इनकम से ज़्यादा होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा दुकानों में, जैसे कि नई नई दुकान खुलती है तो उसके खर्चे जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उसकी इनकम उतनी हो नहीं पाती है, तो उसकी दुकान लॉस में जाने लगती है। तो सेम यहाँ पे भी सेम फंडा है। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सिस यानी रिवेन्यू से एक्सिस हो जाते हैं एक्सपेंसेस, तो हमारे लॉस होता है। सो उसके बाद ये जो है ऑनर्स की इक्विटी जो घटा देता है। नेक्स्ट है परचेज। परचेज क्या होता है? द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। परचेज बेसिकली वो होता है खरीदना, हिंदी में बताओ तो खरीदना होता है, इसका मतलब परचेज का मतलब होता है खरीदना। परचेज यानी हम कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको मैंने मेरे अपने फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको मैंने सेल के लिए तैयार किया है। तो परचेज का मतलब बस यही नहीं होता हमने खरीद लिया। परचेज का मतलब ये होता है जैसे कि रॉ मटेरियल खरीद लिया हमने, ऐसे अगर किसी का फॉर्म है तो उसने रॉ मटेरियल खरीद लिया, उसने उसको उसे मैन्युफैक्चर किया, उसको प्रोडक्ट में तैयार किया, उसका एक प्रोडक्ट बनाया, उसको तैयार किया, उसको फिर सेल के तैयार किया, तो वो होता है परचेज। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं।
परचेज रिटर्न वो होता है गुड परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन से द आर डिफेक्टेड, यानी कि हमने कोई सामान खरीदा, अब वो डिफेक्टेड हो गया, हमने वापस कर दिया सेलर को, तो वो हो गया हमारा परचेज रिटर्न, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। एंड जो माल आया वो चला गया, उससे हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। सो नेक्स्ट है सेल। द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विथ और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स दैट आर डील्ड विद बाय फर्म। सेल क्या होता है? सेल मीन्स खरीदना, सॉरी सेल मीन्स बेचना, सॉरी सेल मीन्स होता है बेचना। जैसे कि कोई भी चीज़ बेच रहे हैं हम, जैसे कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, ठीक है, कोई अपनी मशीनरी बेच देती है, प्लांट्स बेच देती है, तो सेल्स करना होता है। जैसे हमने सेल्स कर दिया उसे, या फिर कंपनी का कोई गुड ही है, गुड्स है, उसने सेल्स कर दिया, कंपनी का कोई प्रोडक्ट है तो सेल्स कर दिया, यानी किसी चीज़ को बेच के पैसा कमाना तो सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब आता है सेल्स रिटर्न। क्या होता है सेल्स रिटर्न? गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर और टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। जो हमारा सेल्स रिटर्न है उसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, यानी हमने जो माल बेचा वो हमारे पास वापस आ गया, रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न में क्या होता है? जैसे कि हमने कोई माल बेचा अपना, जैसे कि अगर वैसे मैंने आपको बताया परचेज रिटर्न का, हमें कोई माल खरीदा तो उसमें कोई डिफेक्ट हो गया उसे हम वापस कर देते हैं। तो उसी तरह अगर हमारे कोई फर्म है, अगर हमने उसे कोई सामान बेचा किसी को, तो क्या पता उसमें कोई डिफेक्टिव हो तो वो हमें वापस कर देता है, तो वो होता है सेल्स रिटर्न। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स आर फिजिकली आइटम ऑफ ट्रेड। इट इज अ टर्म दैट अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप द सेल्स और परचेज ऑफ बिजनेस। सॉरी गाइस, परचेज लिखना भूल गया, मैं परचेज लिख देता हूं। सेल परचेज ऑफ बिजनेस। गुड्स हम किसी चीज को भी कह सकते हैं, जो हम सेल करते हैं वो भी गुड्स ही होते हैं, जो हम परचेज करते हैं वो भी गुड्स ही होते हैं, क्योंकि हम सेल और परचेज कोई चीज़ ही करते हैं। गुड्स कुछ भी चीज़ होती है, ये भी ये गुड्स ही है मेरे लिए। अगर मैं बोलूँ मेरी मार्केट की कंपनी है और ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसे सेल कर रहा हूँ तो मेरे लिए गुड्स है, मैं इसे परचेज कर रहा हूँ तो मेरे लिए गुड्स है। तो गुड्स कुछ भी हो सकता है जो हम सेल परचेज करते हैं। अब आता है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एन एक्टिविटेबल एट अ स्पेसिफाइड आर्टिकल प्रोडक्ट ऑन एक्टिविटी। कॉस्ट यानी किसी भी चीज को बनाने में जो खर्चा लगा है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। अगर मैं बोलूँ इस मार्कर को बनाने में मेरे 3 रुपए लगे हैं तो वो कॉस्ट है, और मैं इसको जो अगर मैं बाहर बेच रहा हूँ तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो जो फर्म है वो हमेशा कॉस्ट देखती है, क्योंकि अगर वो सेलिंग प्राइस देखेगी तो उसका प्रॉफिट अलग होगा, क्योंकि हमेशा फर्म के मोटिव से हमेशा किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी गुड्स का कॉस्ट देखा जाता है। सेलिंग प्राइस जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो फिक्स करते हैं, उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट होता है। अब लास्ट हमारा एंट्री। एंट्री क्या होता है? अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। जब हम कुछ भी सेल या परचेज करते हैं जिसको हम एंट्री करते हैं, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करते हैं, उसे हम एंट्री कहते हैं। जैसे कि मैंने कुछ परचेज किया तो मैं से बता चुका आपको, डबल एंट्री अब चलती है, पहले चलती थी सिंगल एंट्री, अब चलती है डबल एंट्री, चलती है डबल एंट्री। तो इसमें क्या होता है, मैं सेल किया तो मैंने उसे बेचा, मेरा पैसा भी आ गया, तो दोनों चीज की एंट्री हो रही है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होती है इसकी, उसी को हम एंट्री कहते हैं। तो गाइस अब हम अगर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको बताऊंगा छोटे टर्म्स है, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो मैं इसको लिख के ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, ब्रीफली, बहुत छोटी सी चीज़ है कि हमारा जो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट होता है तो उसका जो हमारा, अगर मैं बात करूँ मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड जो होता है वो डेबिट होता है और राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। अगर आपको लिख के था तो उसमें लिखा भी वही था, मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया। मान लीजिए अगर ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है, ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट हो गई, बुक्स ऑफ अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है वो डेबिट साइड होता है और जो राइट साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। सो गाइस हमारा अगला टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स बिकॉज ऑफ यूजेस और विद एफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। डेप्रिसिएशन यानी गिरावट, घिसावट कहते हैं उसे हम, घिसावट यानी किसी भी चीज की वैल्यू में घिसावट आ जाना। मैं बोल दूं अगर जैसे कि हम बोलते हैं कि सेकेंड हैंड फोन भाई कितने का बिक रहा है, तो बोलता भाई इतने का दूंगा, तो यानी कि
उसकी वैल्यू जो गिर चुकी है अब। जब अगर मैं बात करूँ, मेरे पास बाइक है, कोई मेरे पास 2015 का मॉडल बाइक है, मैं उसे 2018 में बेच रहा हूँ, तो उसकी जो वैल्यू जो है वो गिर चुकी है, तो डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो जितनी भी हमारी लीगल चीज़ें होती हैं सबकी वैल्यू गिर जाती है, अक्सर हर चीज़ की लगभग वैल्यू गिरती हैं, उसे हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। किसी भी चीज़ की वैल्यू में गिरावट आ जाना उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये मार्कर मैंने खरीदा था 10 रुपये का, मैं बेच रहा हूँ, तो कितने का बिकेगा? ये 2 या 3 रुपये का बिकेगा, इससे ज़्यादा नहीं बिकेगा ना। तो यानी 7 रुपये जो आया ना, वो उसमें डेप्रिशिएशन हुआ, इसका इसमें गिरावट आई है 7 रुपये की, उसे कहते हैं डेप्रिशिएशन। यानी कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की यानी हमारी संपत्ति की वैल्यू में गिरावट आ जाना, उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल। इट इज द अमाउंट रिसीव फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज rendered in the ordinary course of business. Trade receivable is a sum total of debtor and bills payable. ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं हमारे? ट्रेड रिसीवेबल्स जैसे हमारे डेटर्स हो गए और बिल रिसीवेबल्स हो गए। बिल रिसीवेबल्स की हमने किसी को सामान बेचा, हमने उसे बिल रिसीव कर लिया, सॉरी हमने किसी को सामान खरीदा है और उसने हमें बिल दे दिया है कि मैं आपको इतने टाइम बाद आपको पैसा दूंगा। तो जैसे कि उस टाइम कैश नहीं देते तो वो बिल रिसीवेबल, वो एक आप कह सकते हैं चेक की तरह होता है, यानी कि एक एग्रीमेंट होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, क्या कहते हैं, जो हमारी पेइंग पार्टी होती है उसके से लिखा होता है कि मैं आपको इतने दिन बाद पैसा जो है दूंगा। उसमें जो हमारा वो होता है, उनके साथ जो बनाया हुआ होता है एक पेपर, उन पर लिखा हुआ होता है कि कितने दिन बाद दिया जाएगा। उसमें जो ट्रेड रिसीवेबल होता है उसमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स होते हैं। बिल रिसीव जो हम बिल रिसीव करते हैं डेटर्स के द्वारा, डेटर्स जो हमारे जो बाहर से होते हैं डेटर्स, वो भी इसमें आते हैं, काउंट हो जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल जो होता है टोटल ऑफ होता है डेटर्स और बिल रिसीवेबल का। बिल रिसीवेबल मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि जो चीज़ हमें लिखावट में दे देते हैं, जैसे हमने एक सामान खरीदा, हमें पैसा नहीं है, तो हमने कहते किसी को इशू कर दिया, बिल इशू कर दिया कि हम आपको इतने महीने बाद आप हमसे आना, ये दिखाना और पैसे ले जाना। यानी कि वो अगर पेपर हमें दिखाएगा तो हम जब भी उसे पैसे देंगे तो नहीं देंगे, तो वो तो हमारा बिल रिसीवेबल बिल होता है एक तरह का। ट्रेड पेबल, इट इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स or services taken in the ordinary course of business. Trade receivable is the sum of creditors and bill payables. ये जो होता है creditors और bill payables का होता है। जैसे इसमें होता है, उसका अपोजिट इसमें है, इसमें डेटर होता है, इसमें क्रेडिटर होता है, इसमें बिल रिसीवेबल होता है, इसमें बिल्स पेबल होता है। जो हम बिल पे करते हैं वो हम बिल, जैसे हम पैसे पे करना चाह रहे हैं तो पे नहीं कर पाए, तो हमने एक बिल बना के दे दिया कि भाई साहब आप इतने दिन बाद लाना इस बिल को, हम आपको पैसे दे देंगे। एग्रीमेंट बेसिस पे बनता है ये। जैसे कि हम बोल दें 1 महीना है, फिर 2 महीना है, 3 महीना, इस एग्रीमेंट बेसिस पे बनता है। ये बिल रिसीवेबल होता है, जैसे कि हमने कहीं सामान खरीदा तो उसने हमें दे दिया, हम बिल रिसीव किया, बिल पेबल यानी हमने बिल पे किया है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वाउचर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर जो है एक एविडेंस होता है, जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका एक एविडेंस होता है, कहते हैं सबूत मांगती कानून, वैसे एक अकाउंट्स का एक सबूत कह सकते हो आप। वाउचर एक एविडेंस होता है, हमने कुछ भी बेचा, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री करते हैं तो इसका इनवॉइस नंबर, कैश मेमो नंबर या बिल रिसिप्ट नंबर जो हमारे पास होता है, अकाउंट होता है, तो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं इसके कि हमने जो सामान कहते हैं परचेज किया है या सेल किया है, उसके हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं एक एविडेंस के तौर पे। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था परचेज रिटर्न, अगर कोई डिफेक्टिव है, सेल्स रिटर्न कोई डिफेक्टिव है, कोई हमें वापस कर रहा है, अगर क्या पता हमें वो कोई और मान लो किसी और का माल हमें वापस कर रहा हो, तो उसके हमारा इनवॉइस नंबर होता है, वो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक करते हैं, फिर मैच करते हैं, उसके बाद ही हम वो जो सामान है उसे रिप्लेस करते हैं। तो वाउचर बहुत जरूरी है। सो गाइज ये सेकंड चैप्टर की लास्ट वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब